हेलो स्टूडेंट्स, वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर जो अभी अपना टॉपिक चल रहा था सूर्य ताप इंसोलेशन, तो इसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इस इंसोलेशन या सूर्य ताप का पृथ्वी पर जो वितरण है वो सभी जगह एक समान नहीं होता, और एक समान नहीं होने के पीछे कारण कौन कौन से हैं, या फिर यह कहूं कि पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सब की अपन यहां चर्चा करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो रहेगा सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसा कि लास्ट में आपने देखा कि सूर्य ताप के वितरण के आधार पर पूरी पृथ्वी को 3 जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया जाता है। एक आता है उष्ण कटिबंध, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, जहां सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है। एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है जहां पर सूर्य ताप 6 महीने अधिक प्राप्त होता है, 6 महीने कम प्राप्त होता है। और एक ध्रुवीय जो क्षेत्र आता है शीत कटिबंध, वहां पर वर्ष भर तापमान की कमी पाई जाती है, न्यूनतम तापमान रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है। तो इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं, उन्हीं कारणों को लेकर आज का ये जो टॉपिक है वह है वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें अगर हम पहले कारक की बात करें तो पहला कारक आता है सूर्य की किरणों का तिरछापन या नति कोण। पहला जो कारक है वो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाला वह है सूर्य की किरणों का तिरछापन या नति कोण। सूर्य की किरणों के तिरछेपन की अगर बात करें तो सूर्य से आने वाली तो सौरिक विकिरण है, सौरिक विकिरण, ये सौरिक विकिरण लघु तरंगों के रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है। अब इन लघु तरंगों का पृथ्वी के धरातल के साथ जो कोण बनता है उसी कोण को नाम दिया जाता है नति कोण या आपतन कोण। नति कोण, या इसको एक नाम और दे सकते हैं आप, आपतन कोण। आपतन कोण, ये आपतन कोण है, नति कोण है, ये सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी का ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर आपतन कोण का मान जितना अधिक होगा वहां पर सूर्य ताप उतना ही अधिक प्राप्त होता है। और जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है वो न्यूनतम होता है, वहां पर सूर्य ताप भी न्यूनतम प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये अपनी पृथ्वी है, इस प्रकार से ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आकृति है लधवक्ष गोलाभ, लधवक्ष गोलाभ। इस लधवक्ष गोलाभ पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है धरातल पर, इन धरातल के ऊपर सूर्य से आने वाली सौरिक विकिरण का जो आपतन कोण है या नति कोण है सभी जगह एक समान नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र जहां सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, और इन लंबवत गिरने वाले क्षेत्र देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका क्षेत्र होता है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों के अंदर सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत गिरती हैं। लंबवत गिरती है मतलब उनका आपतन कोण अधिक होता है, और जब आपतन कोण अधिक होता है तो इन क्षेत्रों में सूर्य ताप भी अधिक प्राप्त होता है। अब इन क्षेत्रों से
जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर चले, उत्तरी ध्रुव की ओर चले, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है तो इन सूर्य की किरणों का आपतन कोण है वो उसका मान कम होता है, कम होता है तो वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है और तिरछी गिरने के कारण सूर्य ताप भी कम प्राप्त होता है। और यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में वर्ष भर न्यूनतम तापमान पाया जाता है, न्यूनतम तापमान। एक बात और है कि जो सूर्य की किरणों का तिरछापन या नतिकोण या आपतन कोण है, ये धरातल पर तापमान को दो प्रकार से प्रभावित करता है। दो प्रकार से कैसे प्रभावित करेगा, तो उसमें एक तो है क्षेत्रफल, एक तो आता है उसमें क्षेत्रफल, और दूसरा आता है वायुमंडल की मोटाई, वायुमंडल की मोटाई। वायुमंडल की मोटाई, ये दोनों प्रभावित करते हैं सूर्य ताप के वितरण को। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में होता क्या है कि जो लंबवत किरणें हैं, लंबवत किरणें कम क्षेत्र को उष्मा प्रदान करती है, उष्मा प्रदान करती है, तो तापमान अधिक होता है, अधिक होता है। यानी पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, सीधी गिरती है, तो सीधी किरणें पृथ्वी के छोटे क्षेत्र को उष्मा प्रदान करेंगी और छोटे क्षेत्र को उष्मा प्रदान करने के कारण वहां पर जो धरातल है वो अधिक ताप प्राप्त करता है। तो क्षेत्रफल एक तो सूर्य की किरणों के आधार पर उष्मा को प्रभावित कर रहा है और दूसरा है वायुमंडल की मोटाई। अब मान लो कि ये अपनी पृथ्वी है और इसी पृथ्वी के साथ में ये अपने पर सूर्य है, ये सूर्य है। यहां सूर्य से पृथ्वी की ओर जो किरणें आएंगी तो वो किरणें अगर इस क्षेत्र में आ रही है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में यहां पर, तो यहां इन सूर्य की किरणों का यानी सौरिक विकिरण का जो आपतन कोण है वो अधिकतम होता है। यानी सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, सीधी आ रही है तो इनको वायुमंडल की पतली परत को, पतली परत को पार करके आना होता है और ऐसे में सूर्य से आने वाली सौरिक विकिरण का वायुमंडल में विनाश कम होता है। वायुमंडल में विनाश कम होगा तो वो अधिक मात्रा में धरातल तक पहुंचेंगी और अधिक मात्रा में धरातल तक पहुंचेंगी तो उष्मा भी ज्यादा प्रदान करेंगी। यानी जहां सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है वहां तापमान अधिक होगा। इसके विपरीत जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणों को अधिक मोटाई में वायुमंडल को पार करना पड़ता है। यहां वायुमंडल की जो मोटाई है, वायुमंडल की परत की मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे वायुमंडलीय परत की मोटाई बढ़ती है वहां पर सूर्य की किरणें जब धरातल तक पहुंचती है तो उनका कुछ भाग वायुमंडल में पाए जाने वाले जलवाष्प के द्वारा, बादलों के द्वारा और धूल कणों के द्वारा अवशोषित, परावर्तित या उसका प्रकीर्णन कर दिया जाता है और ऐसे में सीमित मात्रा में ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्मा पहुंच पाती है। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की लघु तरंगे है वो पहुंच पाती है और इन्हीं कारणों से ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम रहता है। तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणों का तिरछापन या नतिकोण या आपतन कोण है वो दो प्रकार से पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है, सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है, एक क्षेत्रफल और दूसरा वायुमंडल की मोटाई। इसके बाद बात करते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा कारण कौन सा है जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है, तो वो आता है धरातलीय ढाल, धरातलीय ढाल। हमारी इस पृथ्वी पर धरातलीय अगर उच्चावचों की बात करें तो उच्चावचों में मूल रूप से आते हैं पर्वत, पठार,
मैदान, घाटी, ये प्रमुख उच्चावच है जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत रखा जाता है। इनको सभी जो उच्चावच है 3 श्रेणियों में विभाजित है। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच, और पर्वत, पठार, मैदान और घाटी है ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में आते हैं। तो इन पर्वतीय पठार, मैदान को छोड़िए, मैदान के ऊपर इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर्वत और पठारी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पर्वत का वह ढाल जो सूर्य के सम्मुख होता है, यानी सूर्य के सामने होता है, उस सूर्य के सम्मुख वाले ढाल पर किरणों का नति कोण अधिक होता है। यानी सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं उनका जो कोण है इस ढाल के ऊपर अधिक बनता है। ये कह दूं दूसरी शब्दों में कि सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, और जब लंबवत गिरती है तो वहां ताप अधिक प्राप्त होगा। और जो दूसरा ढाल होता है पर्वत का, वह ढाल जो सूर्य के विमुखी भाग यानी विपरीत भाग में स्थित है, तो वहां सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी आएंगी, और तिरछी आने के कारण जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा ताप कम प्राप्त होगा। ये जो धरातलीय ढाल है ये मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान के वितरण को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि मूल रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में लंबवत रहता है, और कर्क और मकर रेखा के बीच वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में तो कभी सूर्य की किरणें पूर्णतः सीधी गिरती है, कभी उसके उत्तरी ढाल पर लंबवत गिरेंगी, कभी उसके दक्षिणी ढाल पर लंबवत गिरेंगी। तो वहां पर तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा कोई पर्वतीय क्षेत्र जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित पर्वत, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो भारत में ही है हिमालय पर्वत का जो दक्षिणी ढाल है, यहां पर सूर्य की किरणें उत्तरी ढाल की तुलना में सीधी गिरती है, और सीधी गिरने के कारण दक्षिणी ढाल पर तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक होने के कारण इसके दक्षिणी ढाल पर कृषि एवं बागाती फसलों का उत्पादन किया जाता है। जबकि उत्तरी ढाल जो है का तिरछापन बढ़ेगा, सूर्य की किरणें वहां पर कभी भी पूरे के पूरे वर्ष कभी भी लंबवत नहीं गिरेंगी, और लंबवत नहीं गिरने के कारण तापमान कम रहता है। ऐसा ही दूसरा अगर एग्जांपल देखें इसका तो वह आता है आल्पस पर्वत। इस आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, और इसी कारण यहां पर बागाती फसलों के अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। जबकि इसका जो उत्तरी ढाल होता है उस उत्तरी ढाल पर तापमान कम रहता है, और तापमान कम रहने के कारण वो क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल नहीं होता है। तो दूसरा प्रमुख जो कारक है जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है वह है धरातलीय ढाल। तीसरे अगर कारक की बात करें
तीसरा कारक तो वो है जल एवं स्थल का वितरण, जल एवं स्थल का असमान वितरण। असमान वितरण हमारी इस पृथ्वी पर देखा जाए तो लगभग 71% क्षेत्र में जल का विस्तार पाया जाता है, महासागरों का, सागरों का विस्तार पाया जाता है, और 29% भाग पर जो है धरातल, महाद्वीप या द्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो जल एवं स्थल के असमान वितरण के कारण भी सूर्य ताप के वितरण में असमानता पाई जाती है। जैसे अगर बात करें तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों से धरातल का 3 फीट गहराई वाला क्षेत्र उष्मा प्राप्त करता है, उष्मा प्राप्त करता है। यानी किसी अगर स्थलीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें आ रही है, धरातल पर सूर्य की किरणें गिर रही है, तो उन सूर्य की किरणों से धरातल का मात्र 3 फीट की गहराई तक वाला क्षेत्र ही गर्म होता है, वो ही ताप प्राप्त करता है। और इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि एक तो अधिक गहराई में सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती, दूसरा धरातल उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। तो ऐसे में जितनी भी सूर्य की किरणें धरातल पर आकर गिरती है वो मात्र 3 फीट की गहराई तक वाले क्षेत्र को उष्मा प्रदान करेंगी, और इसी कारण से वहां पर तापमान, धरातल का तापमान अधिक होगा, अधिक होगा। इसके विपरीत अगर बात करें कि सूर्य की किरणें अगर जलीय क्षेत्र में आ रही है, जलीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें आकर गिर रही है, तो जलीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग 20 मीटर की गहराई तक, 20 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है, गहराई तक प्रवेश करती है। और ऐसे में 20 मीटर की गहराई तक प्रवेश करेंगी तो उन सूर्य की किरणों को 20 मीटर गहरे जल को गर्म करना होता है, उष्मा प्रदान करनी होती है। तो इसी कारण से महासागरीय जल का जो तापमान है वो तापमान कम रहता है। दूसरा कि ये जो जलीय क्षेत्र होता है, ये जलीय क्षेत्र उष्मा का स्थल की तुलना में अच्छा चालक होता है, चालक होता है। और इसी कारण जो ऊपरी भाग को, ऊपरी जलीय क्षेत्र को जो सूर्य की किरणों से उष्मा प्राप्त होती है वो उसका क्षैतिज या लंबवत गहराई के रूप में अगर देखें तो पुनर्वितरण हो जाता है, और उन जलीय क्षेत्रों का तापमान स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में कम रहता है। तो तीसरा प्रमुख कारण है वो जल एवं स्थल का असमान वितरण। बात करें अगले चौथे जो कारक है, तो चौथे कारक की बात करें, इसमें आता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये जो परिक्रमा पथ है, जिस मार्ग से होकर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार मार्ग से परिक्रमा करती है। पृथ्वी, और ये जो दीर्घवृत्ताकार मार्ग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसको पूरा करने में यानी एक चक्कर लगाने में
66 है। हम ये कह सकते हैं सीधा कि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा पाती है। अब इस पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग से परिक्रमा की जाती है, तो ऐसे में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है और कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। तो इस दूरी में परिवर्तन के कारण भी सूर्य का जो सूर्य ताप है उसके वितरण में धरातल पर प्रभाव है पड़ता है, या सूर्य ताप का धरातल पर वितरण है वो प्रभावित होता है। जैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी अगर कितनी है, कभी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है, तो औसत दूरी आती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। हमारी ये जो पृथ्वी है वो औसत रूप से सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब ये दूरी स्थिर नहीं है, एक बार पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती है और एक बार बढ़ती है। अगर बात करें निकटतम दूरी की, निकटतम दूरी, निकटतम दूरी, इस निकटतम दूरी की स्थिति जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य बनती है, निकटतम दूरी, इस दूरी को कहा जाता है उपसौर। उपसौर की स्थिति, उपसौर की स्थिति इसे कहा जाता है। इस उपसौर की स्थिति में होता क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो दूरी घटकर हो जाती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये जो उपसौर की स्थिति है ये वर्ष में एक बार ही बनती है और ये अक्सर बनती है 3 प्रति वर्ष। उपसौर की जो स्थिति बनती है वो बनती है 3 जनवरी को। अब 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटकर कितनी हो गई, 14.70 करोड़ किलोमीटर। यानी दोनों एक दूसरे के पास है, दोनों एक दूसरे के पास होंगी, तो पास होने के कारण सूर्य की जो लघु तरंगे हैं, सौर्यिक विकिरण है, वो पृथ्वी पर अधिक मात्रा में आएंगी। अधिक मात्रा में आएंगी तो ऐसे में पृथ्वी को अधिक उष्मा प्राप्त होगी, अधिक उष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी। अब अधिक उष्मा प्राप्त होगी तो कितनी होगी और उसका तापमान पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो यह माना जाता है कि 3 जनवरी को सामान्य सूर्य ताप से 7% सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है या होगा। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है निकटतम। इस निकटतम दूरी की स्थिति को कहा जाता है उपसौर की स्थिति। उपसौर की स्थिति में दोनों के मध्य की दूरी कितनी रहेगी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ऐसे में इस पृथ्वी को अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अधिक ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, तो सामान्य जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे 7% 3 जनवरी को पृथ्वी को अधिक प्राप्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी इस 3 जनवरी को एक दूसरे के निकट हैं, तो हमारे यहाँ तो जनवरी में ही सबसे कम तापमान रहता है, सबसे ज्यादा सर्दियां ही जनवरी में होती है। ऐसा क्यों है? तो ये जो शीत और ग्रीष्म ऋतु है ये तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तो हमारे शीत ऋतु हो जाती है। उसका रीजन तो अलग है।
लेकिन इस उपसौर या निकटतम दूरी के कारण हमारे यहां यानी उत्तरी गोलार्ध में 7% सर्दी कम होगी, सर्दी कम होगी। निकटतम स्थिति के कारण जितने हमारे यहां सर्दी होनी चाहिए उससे 7% सर्दी कम होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में इस उपसौर की स्थिति के कारण 7% गर्मी अधिक होगी। ध्यान रहे कि ऋतु परिवर्तन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप होता है। इस ऋतु परिवर्तन में के साथ साथ कौन सी ऋतु में तापमान कितना रहेगा या सामान्य से कितना अधिक रहता है या सामान्य से कितना कम रहता है, ये प्रभावित होता है इस उपसौर की स्थिति के कारण या सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी के कारण। और ये ध्यान रखें कि यह स्थिति कब बनती है, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन में इस निकटतम और अधिकतम दूरी से पूछ लिए जाता है कि अपसौर उपसौर की स्थिति क्या है, कब बनती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने तापमान में परिवर्तन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ये तो बात हो गई निकटतम दूरी की, यानी जिसको उपसौर की स्थिति कहा जाता है। बात करें अधिकतम दूरी की, अधिकतम दूरी, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है, इस अधिकतम दूरी की स्थिति को कहा जाता है अपसौर, अपसौर की स्थिति। ये अपसौर की जो स्थिति होती है ये प्रतिवर्ष ये बनती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होगी, और दूरी अधिकतम होगी उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। और इसमें इन दोनों के बीच की दूरी बढ़कर हो जाती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है और औसत दूरी कितनी होती है। तो पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी 15.20 करोड़ किलोमीटर होगी, न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ किलोमीटर होगी, और औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। अब 4 जुलाई को जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से बहुत दूर है, निश्चित है कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य से जो सौरिक विकिरण पृथ्वी को उष्मा प्रदान करने वाली आती है, वो कम मात्रा में आएंगी, और कम मात्रा में आएंगी तो तापमान कम प्राप्त होगा। लेकिन फिर वही समस्या कि 4 जुलाई को तो अपने यहाँ पर तापमान अधिकतम होता है, जबकि सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, तापमान कम रहना चाहिए। तो वही बात है कि ग्रीष्म और शीत ऋतु अलग कारण है उसका, इस अधिकतम और न्यूनतम दूरी का इफेक्ट अलग है। इस अधिकतम दूरी के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का तापमान 7% कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 7% कम रहता है। और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का तापमान भी 7% कम रहता है। यानी जितनी सर्दियां होती है उससे कठोर सर्दियां पड़ती हैं शीत ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध के अंदर।
पृथ्वी की अधिकतम दूरी के कारण। 7% सर्दियां अधिक होती है और उत्तरी गोलार्ध में ये दूरी अधिक होने के कारण ग्रीष्म ऋतु कम कठोर हो जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जितना तापमान होना चाहिए उससे 7% तापमान कम रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला जो बिंदु है उसकी अगर बात करें तो अगला बिंदु आता है सौर कलंक। शायद 5वां बिंदु होगा सौर कलंक। सौर कलंक, सन स्पॉट। सन स्पॉट पिछले वीडियो में सौर कलंक की बात की गई है। इस सौर कलंक की बात करें तो ये सौर कलंक पाए जाते हैं सूर्य के फोटोस्फीयर पर। फोटोस्फीयर पर इस सूर्य की जो बाहरी परत है फोटोस्फीयर, इस फोटोस्फीयर का जो गर्म एवं प्रकाशमान क्षेत्र होता है, प्रकाशमान क्षेत्र उसको फेकुला कहा जाता है। फेकुला फोटोस्फीयर का वह क्षेत्र जो गर्म है, प्रकाशमान है, तो उस क्षेत्र को फेकुला कहा जाता है। और इसी फोटोस्फीयर का वह क्षेत्र जो शीतल या ठंडा है, शीतल या ठंडा है, अंधेरे युक्त है, अंधेरे युक्त है, अंधकार वाला क्षेत्र है, उसे कहा जाता है सौर कलंक। सौर कलंक, सन स्पॉट। इन सौर कलंकों की अगर और बात करें तो इन सौर कलंकों की संख्या, सौर कलंकों की संख्या जो है, संख्या स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। ये सौर कलंक 11 वर्ष में एक बार अधिकतम होते हैं, अधिकतम होते हैं और एक बार न्यूनतम होते हैं। यानी इनकी संख्या एक बार अधिकतम होगी और एक बार न्यूनतम होगी। 11 वर्ष में इनका एक चक्कर पूरा होता है। धीरे धीरे इस फोटोस्फीयर पर सन स्पॉट या सौर कलंकों का बनना प्रारंभ होता है। प्रारंभिक जो 5.5 वर्ष होता है इनमें इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अंत के 5.5 वर्षों में इनकी संख्या धीरे धीरे घटती है। यानी 11 वर्ष में एक बार इनकी संख्या अधिकतम होगी और एक बार इनकी संख्या न्यूनतम होगी। एक बात का और ध्यान रखना कि फोटोस्फीयर का जो गर्म एवं प्रकाशमान क्षेत्र होता है, यहाँ का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो शीतल ठंडे या अंधकार युक्त जो सौर कलंक होते हैं इनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो होता है क्या है कि जब इनकी संख्या अधिकतम होती है तो अधिकतम संख्या होने के कारण यहां अधिक संख्या में सौर ज्वाला उत्पन्न होंगी। यानी सौर ज्वालाओं का विस्फोट होगा और ये सौर ज्वालाओं का विस्फोट जब अधिक होता है तो हमारे इस पृथ्वी तल को इनकी संख्या अधिक होने के कारण सामान्य से 3% सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। और जब इनकी संख्या न्यूनतम होती है तो न्यूनतम होगा, संख्या न्यूनतम होगी तो यहाँ विस्फोट होने वाली सौर ज्वालाओं की संख्या कम होगी और इनकी संख्या कम होगी तो ऐसे में पृथ्वी तल को सूर्य ताप कम प्राप्त होगा,
कम प्राप्त होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सौर कलंकों की संख्या। ये सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक होता है। जब इनकी संख्या अधिकतम होती है तो ऐसे में पृथ्वी को सूर्य ताप 3% अधिक प्राप्त होगा, और जब इनकी संख्या कम होती है तो सूर्य ताप 3% कम प्राप्त होगा। 11 वर्ष में इनका एक चक्कर पूरा होता है। 11 वर्ष में इनकी संख्या एक बार अधिकतम होगी और एक बार न्यूनतम होगी। इनका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि शीतल और अंधकार युक्त धब्बे होते हैं फोटोस्फीयर पर, जबकि जो फोटोस्फीयर का गर्म और प्रकाशमान क्षेत्र होता है, फेकुला कहलाता है, वहां का तापमान अधिक होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सौर ज्वालाएं हैं, इन सौर ज्वालाओं का एक महत्व और है जिसकी हमने बात की थी पृथ्वी की संरचना में। यही वो सौर ज्वालाएं हैं जो पृथ्वी की जो चौथी जो परत आती है आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल में उत्पन्न होने वाले ध्रुवीय प्रकाश ये उत्तरदायी है, यही सौर ज्वालाएं। इस आयन मंडल में जो रात्रि के समय प्रकाश दिखाई देता है उसको ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है, और वो इन्हीं सौर ज्वालाओं के कारण दिखाई देता है। ये जो ध्रुवीय प्रकाश है इसको हम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुव के निकट बोला जाता है, जिसको हम दूसरा नाम बोरोलिस अरोरा भी दिया जाता है, और दक्षिणी ध्रुव के निकट इन्हें दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश या ऑस्ट्रेलिस अरोरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। और कौन से कारक है जो इस सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं, तो उनकी अगर बात करें तो बिंदु नंबर 6 है वायुमंडल। वायुमंडल की शुद्धता, वायुमंडल की शुद्धता, या इसको कह दे वायुमंडल की स्वच्छता। देखिए, सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है लघु तरंगों के रूप में आती है, और वो लघु तरंगे इस वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाली कुछ हरित ग्रह गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों की अधिकता के कारण लघु तरंगों का वर्तन, अवशोषण एवं प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन अधिक होता है, तो जब हमारे इस वायुमंडल के अंदर हरित ग्रह गैसों की संख्या, जिसमें ओजोन है, CO2 है, जलवाष्प भी अपने आप में प्राथमिक हरित ग्रह गैस है, तो इन गैसों के द्वारा या तो उनका जो है अवशोषण कर लिया जाता है, जलवाष्प और जो धूल कण है इनके द्वारा उनका परावर्तन कर दिया जाता है या उनका प्रकीर्णन कर दिया जाता है। तो ऐसे में धरातल पर जो लघु तरंगे हैं, लघु तरंगे सीमित मात्रा में आएंगी, और उसके कारण सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। लेकिन जब कभी हमारे इस वायुमंडल में जलवाष्प, धूल कण या हरित गैस की मात्रा कम होगी, तो सूर्य से आने वाली लघु तरंगे धरातल पर अधिक मात्रा में आएंगी और उससे सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर
विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर सूर्य की किरणों का नति कोण अधिक होता है। सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है और लंबवत गिरने के कारण वहां तापमान अधिकतम होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि उसी विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर प्रतिदिन दोपहर 2 बजे बाद बादलों का निर्माण होता है, बादल छा जाता है, बादलों का निर्माण होता है। और जब बादल छा जाता है तो ऐसे में सूर्य प्रकाश किरणें धरातल पर नहीं पहुंचती, धरातल पर नहीं पहुंचती। जब सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पहुंचेंगी तो ऐसे में सूर्य ताप जितना अधिक यहां मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें एक आता है उपोष्ण कटिबंधीय, या उनको हम कहते हैं अयनवर्ती, अयनवर्ती क्षेत्र, कर्क और मकर रेखा के पास वाला क्षेत्र। इस कर्क और मकर रेखा के पास वाला क्षेत्र जो है, इसमें वायुमंडल पूरी तरह स्वच्छ होता है, यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता। और बादलों का निर्माण नहीं होने के कारण सूर्य की लघु तरंगे इन क्षेत्रों में धरातल पर अधिक मात्रा में पहुंचती है और सूर्य ताप अधिक प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप भी जो है तापमान अधिक पाया जाता है। तो ये वायुमंडल की शुद्धता और अशुद्धता, वायुमंडल की स्वच्छता और अस्वच्छता भी सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करती है। अगले अगर बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु आता है दिन की अवधि। दिन की अवधि हमारी ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, और झुकी होने के साथ साथ ये परिभ्रमण गति करती है, घूर्णन गति करती है। इस घूर्णन गति के कारण और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण दिन की अवधि हमेशा एक समान नहीं होती है, विशेष रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों में। निम्न अक्षांशों की बात करें या जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में तो दिन और रात की अवधि 12 घंटे की होती है, 12 घंटे। जब 12 घंटे की दिन की अवधि है तो हमें सूर्य से 12 घंटे तक उष्मा प्राप्त होगी, और 12 घंटे तक उष्मा प्राप्त होगी तो तापमान भी स्वाभाविक सी बात है अधिक होगा। लेकिन जब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, इस ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि अधिक होगी, और अधिक भी कितनी होगी, 12 से 14 घंटे की होगी, 12 से 14 घंटे दिन की अवधि होगी। अब 12 से 14 घंटे दिन की अवधि है तो निश्चित रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सूर्य जो प्रकाश है या सूर्य से जो ऊर्जा है वो अधिक समय तक प्राप्त होगी, और अधिक समय तक प्राप्त होगी तो तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा, अधिक होगा। और जब बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में दिन की अवधि जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है वो 10 घंटे तक होती है, 10। और 10 घंटे का जब दिन होगा तो वहां पर तो सूर्य ताप कम समय के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, और ऐसे में तापमान है, तापमान कम रहेगा, कम रहेगा। लेकिन ध्यान रखें इसके साथ साथ दिन की अवधि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करती है, लेकिन जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उन ध्रुवीय क्षेत्रों में तो 6 माह के दिन
और 6 माह की रात होती है। तो 6 माह का दिन हो तो ऐसे में तो लगातार 6 महीने तक सूर्य से उष्मा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, तापमान बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर दिन की अवधि तो भले ही 6 माह है, लेकिन इस 6 माह के दौरान भी सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक है, तिरछापन अधिक है। और तिरछापन जब अधिक होगा तो निश्चित रूप से सूर्यताप हमें कम प्राप्त होगा। यही कारण है कि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 माह के दिन होने के बाद भी हमें उष्मा कम प्राप्त होती है। और इसी का अंतिम जो बिंदु है वो है, उसकी अगर बात करें प्रभावित करने वाला अंतिम कारक, तो वो है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना, इस धरातलीय संरचना की अगर बात करें तो इस धरातल पर सभी क्षेत्रों में चट्टानों की संरचना एक समान नहीं पाई जाती। अगर किसी क्षेत्र में चिकनी एवं हल्के रंग की सतह पाई जाती है तो वहां से सूर्य की किरणों का परावर्तन अधिक होता है, परावर्तन अधिक होगा। और जब सूर्य की किरणों का परावर्तन अधिक होगा तो तापमान कम प्राप्त होगा, तापमान कम प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर किसी क्षेत्र के अंदर जो चट्टानें हैं उनकी सतह खुरदरी है, उनका गहरा रंग है, चिकनाहट उसमें कम पाई जाती है, लेकिन उसका रंग है वो गहरा होता है, तो वो सूर्य ताप या सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक करेंगी, यानी तापमान अधिक होगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो सूर्य ताप है इसके वितरण में असमानता पाई जाती है। इसके ये 8-10 फैक्टर हैं जो कहीं पर जिनके कारण तापमान अधिक पाया जाता है और कहीं पर तापमान कम पाया जाता है।